जय हिंद दोस्तों। तो आज हम थर्मल एक्सपेंशन पढ़ने वाले हैं। कल हमने हीट, टेम्परेचर और टेम्परेचर स्केल्स को अच्छे से समझा। आज जो हमारा मेन टॉपिक है, ये हमारा चैप्टर भी मेन है ना, जो रहेगा थर्मल एक्सपेंशन। यही मेन टॉपिक आज करेगा। कहो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सभी को क्या करना, कॉपी पेन लेके बैठना है और इधर उधर के डिस्टर्बेंस से एकदम दूर रहना और लेक्चर को अच्छे से देखना, ठीक है। तो थर्मल एक्सपेंशन में आपके बात ये आती होगी कि थर्मल एक्सपेंशन क्या है। भाई किसी मटेरियल का एक्सपेंशन होना, यही है। तो अब दिमाग में बात आएगी कि इसका कॉस्ट क्या है। कॉस्ट देखो, ये हमेशा सॉलिड में हम देखेंगे, ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सॉलिड ज़्यादातर। तो सॉलिड मान लो आप ऐसा है, ये सॉलिड के मॉलिक्यूल हैं, कोई सॉलिड है सब्सटेंस, उसके मॉलिक्यूल हैं। इसको हमने पहले भी स्प्रिंग से दिखाया था, हम लोग स्प्रिंग से दिखाएंगे, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जब हम इसको हीट देते हैं, तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसमें आता है एक्सपैंड हो जाता है, ये इसमें होता है एक्सपेंशन, ठीक है। समझ रहे हो बात। इसमें क्या होता है, एक्सपेंशन होता है और ये चीज़ जो है आपकी बाहर बढ़ जाती है, ठीक है। इसका अगर रीजन समझना कि जो एक्सपेंडी क्यों होता है, ये मॉलिक्यूल बाहर की तरफ क्यों आते हैं, या आप इस ग्राफ से समझोगे। ये जो एनर्जी का ग्राफ नहीं होता, ये ऐसा जाता है, इसको मिलाना नहीं है, ये ऐसा जाता है, इसमें ज़्यादा नहीं। ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस और एनर्जी का ग्राफ है, यहाँ मिनिमम होगी एनर्जी, ठीक। अगर ग्राफ सिमेट्रिक नहीं है, इसी की वजह से क्या होता है कि एक्सपेंशन होता है। कभी भी आपका क्या नहीं होता, कभी भी आपका वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, इसमें एक्सपेंशन होगा जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे। ये इतनी बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस और ये एनर्जी का ग्राफ है, यहाँ मिनिमम होती है एनर्जी, ये आपको याद रखना। अब हम बात करेंगे इससे थर्मल एक्सपेंशन है, तो सबसे ज़्यादा तो 3 तरीके की, और 2 उसमें सबसे ज़्यादा मेन है। एक आपका लीनियर एक्सपेंशन और दूसरा आपका कैसा है, दूसरा आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन, और तीसरा एरिया भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आपको डालना है लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन जो है वो 1 डायमेंशनल होता है, माना जाता है, ठीक है। मान लो ये हमारा कोई ऐसे वायर दिया गया या रॉड दी गई है, ठीक है। रॉड दी गई है आपके लेंथ L की, ठीक है। इसको सिंपल सा ऐसे ही बनाओ, लेंथ L की, ठीक है। इसको मान लिया लेंथ L की, स्मॉल l बिगर l उसमें आपको नहीं जाना, ठीक है। तो नोटेशन है, कुछ भी दे सकते हैं। तो L लेंथ की दी गई है। अब हमने जब इसका टेम्परेचर बढ़ाया, इसको हीट दिया, इसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो क्या हुआ, इसमें एक्सपेंशन होता है। जो रॉड है हमारी, उसकी लेंथ हो जाती है L + डेल्टा L, यानी कि लेंथ जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। होता क्या है, इसमें लेंथ जो है टेम्परेचर की वजह से एक्सपेंशन क्यों होता है, ये हमने देखा। एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है, लेंथ जो है कुछ एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, ये है वो एक्स्ट्रा डेल्टा L, ठीक है। सिंपल सी बात समझ में आई, ठीक है। अब ये बढ़ती है, ये जो एक्सपेंशन है जो बढ़ा है, ये होता है प्रोपोर्शनल, ठीक। किसके, पहले तो जो आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ये जो डेल्टा है ये प्रोपोर्शनल होगा जो आपने चेंज इन टेम्परेचर किया, ठीक है। डेल्टा T चेंज किया तो इसके, और दूसरा आपके होता है डेल्टा L प्रोपोर्शनल लेंथ के, जिस लेंथ का वायर लिया। अगर ज़्यादा बड़ी लेंथ का है तो एक्सपेंशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो ये रहता है डेल्टा L, और जब ये आपका हटता है ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है, तो आपका फॉर्मूला आता है, देखना अच्छे समझना है, अल्फ़ा डेल्टा T L, ये फॉर्मूला बनता है। समझ में आई बात कि नहीं, बिल्कुल समझ में आई होगी, ठीक है। ये चीज़ इतनी समझ में आई, बिल्कुल, हाँ। अब यहाँ से अल्फ़ा की, अगर अल्फ़ा है क्या, पहले तो लिखो, अल्फ़ा है आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। जो कोफिशिएंट होता है जब हमारा लीनियर एक्सपेंशन होता है, खिंचाव होता है, बढ़ता है, उसका कोफिशिएंट को अल्फ़ा कहते हैं। बिल्कुल समझ में आई बात, हाँ। अब क्या है, ये चीज़ इतनी तो आ गई, ठीक है। अब ये जो है, ये चीज़ तो आपको समझ में आया, ठीक है। अब आपसे अगर अल्फ़ा की डिफिनीशन पूछ लें अल्फ़ा है क्या, तो उसको आप लिखोगे चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, है ना, पर राइज इन यूनिट टेम्परेचर। अभी समझ में आई बात, ये नहीं समझ में आई। अब देखो फॉर्मूले समझ में आएगी, ठीक है। ये चीज़ इतनी समझ में आई कि नहीं, बिल्कुल। अब देखो फॉर्मूले से आप समझो कैसे क्या है। ये अल्फ़ा की वैल्यू निकालो जरा सा, क्या आएगा आपका, डेल्टा L अपॉन डेल्टा T और L। तो आप देख रहे हो चेंज इन लेंथ पर यूनिट टेम्परेचर और पर यूनिट आपकी लेंथ आई कि नहीं, ये
ठीक है, यहीं से आप समझ सकते हो, ठीक है, यहीं से आप समझ सकते हो कि अल्फ़ा की डिफिनीशन ये क्यों है। ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी कि ये चीज़ ऐसे क्यों है, पूरा दिमाग में आपके गया होगा। ये चीज़ पूरी इतनी समझ में आई कि नहीं, बिल्कुल आई होगी। ठीक है, अब जैसे वैल्यू होती है, अब ये जो अल्फ़ा की वैल्यू ये डिपेंड किसके ऊपर होती है, कांस्टेंट वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट है को, हाँ। और दूसरा डिपेंड किसके ऊपर होती है, डिपेंड्स ओनली ऑन, देखो अच्छे समझना है क्या ये हमने बताया, डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है आपकी। ठीक है, याद रखना। जैसे मान लो आपकी अल्फ़ा जो है वो स्टील के लिए होती है 1.2 × 10⁻⁻5। अब आप कहोगे ये यूनिट कैसे है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, भाई लेंथ से लेंथ कट जाएगा, अपॉन में टेम्परेचर है, सेल्सियस लेते हैं हम लोग, लेकिन अपॉन में तो सेल्सियस इनवर्स। वैसे अगर आपसे कहते कोई कॉपर के लिए क्या होती है तो 1.7 × 10⁻⁻5, ठीक है, फिक्स होती है मटेरियल की। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, जो हमारा टेम्परेचर है ये लो टेम्परेचर होगा, ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं रखना। ठीक है, लो टेम्परेचर होगा, 100 डिग्री से सेल्सियस मान लो। ठीक है, ये लो टेम्परेचर, इतनी बात आपको समझ में रखनी है। ये चीज़ पूरी समझ में आई कि नहीं, इसमें कोई आपको दिक्कत है, ये चीज़ पूरी समझ में आई हो तो इसको नोट करो, इसके आगे हम देखते हैं। अब हमें जो देखना है वो है आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, क्या देखेंगे, वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब इसमें हम क्या ले सकते हैं, कोई क्यूब वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम तो आप जानते हो 3D, ये 3D में ही वर्क करेगा। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो 3D में वर्क करेगा, तो हमने एक क्यूब ले लिया। ठीक है, इसका वॉल्यूम है V, बिल्कुल ठीक है। जब हमने क्या किया, इसमें टेम्परेचर राइज किया, हमने इसको जो टेम्परेचर हमारा होगा 100 के अंदर ही, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर होगा टेम्परेचर। ठीक है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, फिर उसमें अलग खेला होता है, वो देखेंगे आगे। तो इसका टेम्परेचर जो है इसका ही आपका, मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, वॉल्यूम आपका मतलब V + dV हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा वॉल्यूम बढ़ेगा तो V + dV हो जाएगा, या फिर उसमें हमने डेल्टा लिया था तो उसमें भी यही लो, डेल्टा V बढ़ जाएगा। ठीक है, ये होगा, चेंज को दिखाने के तरीके हैं। अब इसमें ये बढ़ा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो वॉल्यूम है बढ़ा है, ये पहले तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो वॉल्यूम है इनिशियल। ठीक है, दूसरा आपका डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर, चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T है। और आप समझो ये चीज़ हुई इतनी, अब इन दोनों कंबाइन करोगे तो डेल्टा V जो है वो आपका इक्वल आ गया, V इक्वल नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ V डेल्टा। ठीक है, अब ये जब कांस्टेंट हटता है तो डेल्टा V की वैल्यू जो है वो आ जाती है V गामा डेल्टा T, ये आ गई वैल्यू। कुछ समझ में आ रहा है यहाँ से, सेम वैसी उसी की तरह है। वो फॉर्मूला क्या था आपका, डेल्टा L इक्वल आपका क्या था, डेल्टा L इक्वल टू L आपका अल्फ़ा डेल्टा T था कि नहीं, यहाँ पर के ये आ गया। अब यहाँ से आप सीधा समझ रहे हो, अगर गामा की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, यहाँ से डेल्टा V/V प्लस डेल्टा T, ये आएगी वैल्यू। इसको तो आपको याद रखना है। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम देखो सिमेट्री की टाइप से चलेगा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये इसका नाम है। ठीक है, अब ये है क्या, ये जो गामा है इसको कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कहेंगे। अब ये है क्या, अगर इसकी डिफिनीशन को टाइप की पूछा जाए या इसका मतलब क्या है, तो आप लिखोगे चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, ये इसकी रहेगी सिंपल सी चीज़। ये समझ में आई कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ पूरी आपको कनेक्ट हो रही है, बिल्कुल कनेक्ट हुई होगी। ठीक है ना, ये इतना तो नोट करना है। यहीं पर हम ये चीज़ इतनी नोट करनी है, यहीं पर हम एक चीज़ और देखेंगे। ठीक है, आपसे ये चीज़ याद रखना, अच्छे से याद रखना। ठीक है, एट लो टेम्परेचर गामा जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, वैल्यू आपको लिख लेनी है यहाँ पर। इसकी क्या थी, डेल्टा V इक्वल टू V गामा डेल्टा T। ठीक है, तो अब देखो ये क्या होगा, एट लो टेम्परेचर ये आपका इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को बढ़ाया गया। ठीक है, या फिर चेंज इन टेम्परेचर जैसा भी, लेकिन एट हाई टेम्परेचर आपका क्या होगा, ये आपका
टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाओगे तो ये आपका हो जाएगा गामा कांस्टेंट हो जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो जाता है कांस्टेंट। आपसे कहा था ना जब ज़्यादा करोगे तो अलग तरह से बिहेव करेगा। अब इसका ग्राफ बनाना तो आप ऐसे बनाओ, ग्राफ बनाना तो ऐसे बनाओ। देखो यहाँ पर कहाँ पर क्या होगा आपको समझ में आएगा। एक समय के बाद आने के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर आपका ऐसे आके कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर मान लो 200 है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में, और यहाँ पर आपका 500 हो गया। तो इसके बाद आके आपका क्या होगा, ये डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट हो जाएगा। ये रहेगा ना ग्राफ, थोड़ा सा और अच्छे से बनाया अगर हम, तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा, समझ में आ रहा है। ये आगे कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसको और ऐसे बना लो आप, कांस्टेंट दिखाना है, ठीक है। एकदम स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट हो जाता है, ये रूल है सिंपल सा, ठीक है। और जो गामा है आपका कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, वो इक्वल होता है आपके 3 अल्फा के, लीनियर एक्सप्रेशन के 3 टाइम्स के, ठीक है। ये मतलब आपका प्रूविंग से भी आया और इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। तो आप एक काम करिए, इतना अगर समझ में आया अच्छे से, ये जो हमने बताई है इसे नोट करो, हम इसकी प्रूविंग देखते हैं। अब देखो हमें क्या देखना है, ये जो भी हमने बताया y = 3 अल्फा, इसको प्रूव करना है, ठीक है। उससे पहले अगर आपको लिखना हो, ये कभी कोई पूछ जाता है स्टील के लिए वैल्यू कितनी होती है, तो 3.6 × 10⁵ डिग्री सेल्सियस, ये आप याद रखना, ठीक है। इनवर्स में वो उसकी गामा की, अल्फा लिख दिया गामा की, ठीक है। अब ये प्रूफ करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो कितनी आसानी से प्रूफ होगा। ये आप एक ले लो वॉल्यूम का, ठीक है। इसका वॉल्यूम v मान लो, इसकी जो एक लेंथ है h, इसको l मान लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला पूछ दिया जाए तो सब बता दोगे, है ना। l क्यूब होता है या a क्यूब होता है, साइड का क्यूब, h का क्यूब जिसको सबसे अच्छे से बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। इसके बाद हमको करना क्या हो गया, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। इसमें क्या होगा, अगर पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इसका तो dv हो जाएगा और इसका होगा 3l², आपका क्या हो जाएगा, dl हो जाएगा। और देखो ये चीज़ नहीं हुई, ठीक है। अब ये बताओ अगर हमने इसमें टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं dt, टेम्परेचर dt बढ़ाया तो आपका ये हो जाएगा चेंज इन लेंथ dl होगा और चेंज इन वॉल्यूम dv होगा। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है 3l² dl, इसको तो ऐसे रखे रहने तो कोई दिक्कत नहीं। आपसे अगर हम वॉल्यूम एक्सपेंशन की वैल्यू पूछे तो आप बताओगे v = डेल्टा v = या फिर अब यहाँ पर हम dv लेंगे, ठीक, डेल्टा की जगह, क्योंकि यहाँ पर इस हिसाब से वैल्यू लिए। dv = आपका होगा v गामा, आपका क्या होगा, डेल्टा t होगा। हमने डेल्टा dt लिया तो dt, ठीक है। याद रखना, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर ये वैल्यू आई है तो वैसे ही दिखाने के लिए ना, जो नॉर्म्स है दिखाने के लिए आपको यहाँ पर भी ऐसे ही लेना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करना है, आपकी dv की वैल्यू ये आई है, रख दो यहाँ पर 3l² dl, ठीक है, रख दिया। v की वैल्यू क्या है, l² है, देखो यहाँ से, ठीक है। और ये वैल्यू इनको याद रखना है। यहाँ पर आप रखोगे y मतलब गामा dt, ये इतना आ गया, ठीक। यहाँ पर किसी को कोई तकलीफ नहीं, ठीक है, बिल्कुल। अब एक चीज़ बताओ, अगर आपसे हम dl की वैल्यू पूछ दे तो आप बताओगे l अल्फ़ा dt, यही तो होगी। अब हमको डेल्टा टी की जगह dt रखना है, याद रखना, l अल्फ़ा dt होगी, बिल्कुल, ठीक है। अल्फ़ा आप समझो क्या है। अब ये dl, अब ये आपका इतना हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ये हटेगा, बिल्कुल, यहाँ आएगा 3dl आया यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। ये चीज़ यहाँ समझ में आई ना। अब यहाँ पर dl की वैल्यू रख दो, अभी रखना है आगे dt, dl की वैल्यू रखोगे आप क्या आएगा 3, यहाँ वैल्यू रखोगे ये वाली वैल्यू l अल्फ़ा dt = गामा, है ना। बीच में शायद इसको y बोल दिया तो आपको माइंड मत करना है, ठीक है, वो मुंह से निकल जाता है। तो आप देखो अच्छे समझ में आ रही पूरी वैल्यू, ठीक है। ये चीज़ इतनी रखी, ठीक है। ये l यहाँ पर रख लिया, बिल्कुल। यहाँ पर एक l बचेगा कि नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ से एक l भी कट गया। आपका 3 अल्फ़ा आप देख सकते हो किसके इक्वल आ गया, गामा के। यही तो हमें प्रूफ करना था। हाँ देखो y = आपका गामा = 3 अल्फ़ा, यहाँ से आ गया। अब बताओ इसमें किसी को कोई तकलीफ हुई, अच्छे समझना, एक बार फिर रिवीजन कर दे। हमने देखो वॉल्यूम माना इसका, है ना, v, और लेंथ मानी इसकी है, इसकी l। अब ये आप फॉर्मूला सब जानते ही हो, होता है वॉल्यूम का l³। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या ये आया, dl की वैल्यू हमने आगे यूज़ की, अभी यहाँ लिख लिए, ठीक है। फिर इसका फॉर्मूला लगाया वॉल्यूम एक्सपेंशन का, ये सॉल्व किया, लास्ट में जहाँ जो वैल्यू रखनी थी रख दी और आराम से सॉल्व किया। अब हम इसके आगे देखेंगे, आप ये नोट करिए।
अब देखिए आपके पास क्वेश्चन आ जाए, मतलब क्वेश्चन क्या, अगर आपसे पूछ लें कि मतलब बीटा इक्वल टू किसके होता है, तो वो होता है आपके 2 अल्फा के। अब ये बीटा क्या है, तो हमने भी ये तो पढ़ा ही नहीं ना, एरिया एक्सपेंशन। एरिया एक्सपेंशन होगा वो भी तो देखना। तो एरिया एक्सपेंशन में मान लो किसी ये है स्क्वायर, इसका एरिया जो है वो ए है, इसको टेम्परेचर आपने दिया तो इसका एरिया हो जाएगा ए प्लस आपका कितना डेल्टा ए, यही तो होगा नॉर्मल सा, यही बात होगी, ठीक है। तो इससे आपसे कहेंगे कि इसमें क्या होगा, तो डेल्टा ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी ए, अब बीटा डेल्टा टी, ठीक है। अब यह है क्या बीटा, तो बताने की ज़रूरत है क्या, क्या होगा लिखो, क्या होगा बताओ, चेंज इन एरिया पर यूनिट एरिया ना, पर राइज इन यूनिट टेम्परेचर। वही चीज़ रिपीट कर दिया ना, रिपीट टेलीकास्ट ना, बस इसमें एरिया आ गया, ये चीज़ समझ में आई। अब इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन या एरियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, ठीक है। अब तो देखो इस समय नवरात्रे चल रहे हैं, तो बहुत बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो ब्रेथ हों और देख रहे हों, बहुत ऐसे होंगे जिनको मतलब नहीं है लेकिन वो देख रहे होंगे। तो सबको मतलब ये है कि अभी नवरात्रि की शुभकामनाएं अब अपने स्टार्ट हुए हैं। बहुत लोगों के घर में कन्याओं को खाना वगैरह भी खिलाया जाता होगा, ठीक है। सब मान्यताएं हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, कभी दिमाग में ये बात नहीं आती है कि ये जो मतलब इतने साइंटिस्ट हैं, ये क्यों इतने बिलीवर हैं, जैसे आइजैक न्यूटन या फिर आइंस्टाइन, इसके बारे में आपको लिख के बताना है कि ऐसा क्यों है कि ये भी गॉड के ऊपर कहीं ना कहीं बिलीव करते हैं। और एक कोट भी है, मैथ ना, गॉड इज बेस्ट मैथमेटिशियन, ये आपको बताना है ऐसा क्यों है, ठीक है। अब ये चीज़ तो इतनी समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई होगी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई बिल्कुल कि नहीं आई होगी। अब अगर एक क्वेश्चन, बहुत देर से हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, अगर अब क्वेश्चन देख लिया जाए, ये चीज़ समझ में, इसको प्रूफ करना है सेम उसी की तरह करना आप, है ना। इसकी लेंथ एक एल मान लेना, स्क्वायर लेके प्रूफ कर देना, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस what is the value of gamma at constant temperature, ठीक है। टेम्परेचर जो भी कह लो आप। तो बताओ इसका कैसे होगा सवाल। सबको ये वाली इक्वेशन पता होगी, PV = nRT, पता है ना, बस यहीं से होगा, ठीक है। पहले आप ट्राई करो, मैंने इतना हिंट दिया, फिर आप स्टॉप करने के बाद ओपन करके आप ये देखोगे। अगर हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो P = dV = nRdt। अब आधे लोग कंफ्यूज कि ये क्या हो गया भैया, P कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स कांस्टेंट, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यानी कि UG यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट UGC, एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो भी UGC। तो अब इसमें क्या करना है, आपको dV की वैल्यू डालो आप, P = V गामा आपका dt, ठीक है, और nRdt, dt से आपका क्या चला गया, dt चला गया, ठीक है। PV/nR जो है वो आपका कितना आ गया, वो आपका आ गया PV = nR आपका कितना आ गया, गामा के बराबर, ठीक है। PV की जगह हम लोग लिख सकते हैं n, देखो ये गामा है, ये जाएगा तो ये तो नीचे होके जाएगा ना, इसको हमने लिखा 1/V, ये चीज़ इधर नीचे आ जाएगी ना बिल्कुल, और ये इधर आ गई, तो ये आपका आया nRT, ऊपर लिख सकते हो, नीचे nR लिख सकते हो, बिल्कुल यहाँ से ये कट गया, ठीक है। आपका ये 1/गामा की इक्वल है, यानी कि अगर गामा कोई पूछे तो आ जाएगा 1/T के, T 1/गामा है तो गामा 1/D के, यही आपका आंसर होगा। गामा की वैल्यू 1/टेम्परेचर ऐसे रहेगी, ठीक है। तो को मैथमेटिकली है, क्वेश्चन के आंसर कुछ भी आ सकते हैं। ये समझ में आया हो तो इसे नोट करो जल्दी तुरंत। अब हम देखेंगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है। आपको डालना है क्या, एनोमलस
बिहेवियर ऑफ वाटर को, ठीक है, समझ गया, ठीक है। अब देखो एनॉमलियस बिहेवियर मतलब कैसे, यहाँ पर आपका जो है ये 4 डिग्री सेल्सियस है, आपको याद रखना, ठीक है। तो वाटर जो होगा, अगर हम यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाते हैं आगे, तो वाटर जो है उसका वो जो वॉल्यूम है वो एक्सपेंड करना चाहिए बिल्कुल। तो ये ऐसे हम ऊपर गए थोड़ा सा और यहाँ से हमने एक्सपेंड किया और ये एक्सपेंड हुआ, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी कुछ एनॉमलियस जैसी चीज़ नहीं है, ये ग्राफ भी हमारा वाटर ही का है, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर हम 4 डिग्री से आए यहाँ पर तो भाई इसके बाद क्या होगा समझना, इसके बाद यहाँ भी बढ़ने लगेगा। और ये क्या गड़बड़ है, मतलब 4 के बाद 3 2 1 0 तक ये फिर बढ़ेगा इसका वॉल्यूम, यहाँ पढ़ा वॉल्यूम और उल्टा भी जाके, तो ये एनॉमलियस बिहेवियर है। लॉजिक तो यही कहता है जब टेम्परेचर कम करें तो वॉल्यूम कम हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, लेकिन यहाँ पर एक्सपेंड हो रहा, तो ये एनॉमलियस बिहेवियर है। अब ये हमारे बनाया है मैथमेटिशियन ने, समझे कि नहीं समझे, मैथमेटिशियन यानी कि गॉड ने या फिर नेचर ने, आप जिसको भी मानते हो, ठीक है। तो नेचर ने ऐसा बना दिया कि मतलब ऐसे तो लॉजिक आप देख रहे हो, लॉजिक क्या है कि यहाँ पर जो है हो जाना चाहिए आपका और कम, लेकिन यहाँ पर ये नहीं होता। इसी की वजह से क्या होता है, पहले तो ये जो है ये चीज़ है कि मतलब ये एक्सपेंशन होता है ज़्यादा ठंड में, है ना, ये एक्सपेंशन होता है, इसकी वजह से चीज़ें क्या होती हैं, आपके जो पाइप्स होते हैं कोल्ड कंट्रीज़ में, कोल्ड कंट्रीज़ के जो पाइप होते हैं, पाइप बर्स्ट हो जाते हैं, बर्स्ट, ये इसकी वजह से होता है। क्यों, मान लो आपका जो टेम्परेचर है ये कम पड़ता है और फिर ये जब वो जाता है तो फिर बड़ा होता है, अब इसे बढ़ता तो एक्सपेंशन करता है और ये फाड़ देता है, सिंपल सी बात है, ये पाइप वगैरह फट जाते हैं, ठीक है। जो आपका क्या होता है, जो फ्लावर्स वगैरह गिर जाते हैं, मान लो आपका जो फ्लावर है, ठीक है, इसकी स्टेम जो है वो फट जाती है, ये भी इसी की वजह से होता है, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, जो आइस है, आइस नेवर फ्रीज नेवर फ्रीज एट, कहाँ पर, एट बॉटम ऑफ लेक, सरफेस में होगी केवल, बॉटम पे नहीं होगी, एट बॉटम ऑफ लेक, ठीक है। अब इसको हम समझेंगे, मान लो ये जो है ये हमारी एक लेक टाइप की है, मान लो इसको आप, ठीक, ये क्या है हमारी लेक टाइप की है, इसको आप लोगों को मानना है, ये क्या है हमारी लेक टाइप की, ये सरफेस है, ठीक है। अब बाहर का मौसम बहुत ठंडा है, एटमॉस्फेयर बहुत ठंडा है, ठीक है, कहो हाँ समझ गया। तो अब क्या होगा, अगर जो पहले जो बाहर से जो ठंड है, भाई इसका नॉर्मल जो भी टेम्परेचर हो होने दो, बाहर से जो ठंड आएगी वो इसको जमाएगी, पहले इसको जमाएगी, ठीक है, बात समझना अच्छे से, ठीक है, अच्छे से पूरी बात समझना। ये जो टेम्परेचर है ये इसको जमाएगी ऊपर, ठीक है, यहाँ पर पहले टेम्परेचर करेगी, ठीक है। उसके बाद होगा क्या, अच्छे समझना, जब जब ये नीचे जाएगा, जब जब ये नीचे जाएगा तो क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस के होने के बाद जब इसको 3 2 1 होगा तो क्या होगा, समझ लो बात, यहाँ पर ही कम होगा, समझो बात, यहाँ पर मेन सरफेस है तो यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर कम होगा, और नीचे जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा, मतलब यहाँ पर इतना नहीं होगा। और ये जो सरफेस पे है जो चीज़ होगी सरफेस पे 0 होगा, समझ लो, यहाँ से इस ग्राफ से समझना, इस ग्राफ से समझना जो है भाई टेम्परेचर जो ठंडा होगा यहाँ पर 0 1 जो भी होगा यहाँ पर होगा, और जो नीचे होगा नीचे 4 बना रहेगा, जो चीज़ होती है वो सरफेस पे होगी, और सरफेस में ऐसी होगी कि यहाँ पर जो है आपका 0 डिग्री सेल्सियस तो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, और आपकी जो मछली वगैरह है वो तैरती रहेंगी। ये सिंपल सा इनका लॉजिक है, इसमें कुछ इतनी बड़ी बात बिल्कुल नहीं थी, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, इसे नोट कर लेना है आपको, इसमें जो भी महत्वपूर्ण है। अब हम क्या देखेंगे, बाईमेटलिक स्ट्रिप, ठीक है, आपको हेडिंग डालनी है बाईमेटलिक स्ट्रिप। अब ये क्या होता है, हम 2 स्ट्रिप को चिपका देते हैं आपस में ऐसे, एक का अल्फ़ा, मान लो एक की अल्फ़ा की वैल्यू दूसरी होती है, एक की दूसरी, ठीक है। यहाँ होगा कि अल्फ़ा 2 की जो वैल्यू है अल्फ़ा 1 से बड़ी होगी, तो क्या होगी, ये हीट देने में ज़्यादा एक्सपैंड होगा, जितनी ज़्यादा वैल्यू मतलब उतना ज़्यादा एक्सपैंड, और ये कम होगी, ये चीज़ ना हीट देने पे, किसमें, हीट पे। अब यहाँ से होगा क्या कि अब एक ज़्यादा बढ़ेगा एक कम बढ़ेगा, तो ऐसा इसको ओवरकम करने के लिए, अच्छे से करने के लिए होता है कि जो स्ट्रिप ही ऐसे बेंड हो जाती है, ये स्ट्रिप जो है ये ऐसे बेंड हो जाती है। अब यहाँ होगा क्या समझना अच्छे से, यहाँ होता यह है कि ये एक्सपैंड भी हो जाती है और आपस में हटती भी नहीं है, ये जो चीज़ होती है ये आपस में हटती भी नहीं है और एक्सपैंड भी हो जाती हैं। लेकिन एक्सपैंड होने के बाद क्या होता है, इनका बनता कुछ सिस्टम ऐसा है, ये यहाँ पर एंगल थीटा बनेगा, और मान लो ये आर है तो ये डिस्टेंस जो है वो डी हो जाती है, ये डिस्टेंस जो होती है वो डी हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप इसमें वैल्यू निकालोगे, देखो
L1 के पहले तो L1 के लिए आप निकालोगे वैल्यू तो क्या होगी, L1 के लिए आपका अल्फ़ा है तो आपका आएगा L अल्फ़ा 1 डेल्टा टी। अब ऐसे L2 के लिए निकालोगे आएगा L, भाई देखो शुरुआत में तो लेंथ सेम ही थी, L अल्फ़ा 2 डेल्टा टी, ये होगा, ये वैल्यू तो आपको याद ही रखनी। और दूसरा अब यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए वैल्यू आप देखोगे तो क्या होगी, इसके लिए अगर आप देखोगे इसके L की वैल्यू अब चेंज हो चुकी है, और इसकी वैल्यू देखोगे इसका अलग अलग होगा। ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं भाई, देखो शुरुआत में सेम लेंथ थी, ठीक है कोई बात नहीं, हाँ, या फिर आप इसे ऐसे कर सकते हो, L1 L2 नाम दिया ही है तो कोई बात ही नहीं, L1 हाँ ठीक है L2 नाम दिया ही है, तो L1 की वैल्यू यहाँ होगी आपकी कितनी ना, लेकिन शुरुआत में सेम थी ये तो याद ही रखना, शुरुआत में सेम थी ये याद रखना, ठीक है। अब देखो L1 जो है आपका, उसकी वैल्यू आपकी सिंपल से कितनी हो जाएगी, R थीटा, क्योंकि R, अब भाई ये जो वो है इतना, ठीक है, लेकिन L2 की वैल्यू जो है वो हो जाएगी R प्लस डी इंटू थीटा, क्यों, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा ये डी भी तो जुड़ गया है, लॉजिक सी बात की, ठीक है। अब आपस में क्या करोगे, अब इनको उनको डिवाइड करो, पहले इसको डिवाइड करोगे तो L1 अपॉन L2 कितना आ गया, आ जाएगा L से L कटेगा, डेल्टा टी से डेल्टा आएगा, अल्फ़ा 1 अपॉन अल्फ़ा 2, ठीक है। और यहाँ पर आप करोगे तो आपकी L1 अपॉन L2 करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी थीटा से थीटा करके आपका है R अपॉन आपका R प्लस डी, ये आ जाएगी वैल्यू, बिल्कुल ठीक है। इसको और कैसे आप लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो R अपॉन ये आपका कितना आ जाएगा, R अपॉन R यानी कि 1, ठीक है, और 1 और आपका कितना आ जाएगा, ये R अपॉन R इतना हो गया, और यहाँ पर आएगा R अपॉन डी। ये चीज़ इतनी क्लियर है कि पूरी समझ में आई होगी, ठीक है। देखो L1 अपॉन L2 कर सकते हो, L2 अपॉन L1 कर सकते हो, L1 L2 उससे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। अब क्या करोगे, देखोगे यहाँ पर भी L1 अपॉन L2, वहाँ पर भी L1 अपॉन L2 है, तो कंपेयर कर दो सीधा इनको, कंपेयर इक्वली तो है आपस में, तो कंपेयर किया हमने, तो वैल्यू क्या हुआ आपकी, जो अल्फ़ा 1 अपॉन अल्फ़ा 2 है वो इक्वल आ गई 1 प्लस R अपॉन डी के, ये इतना आया कि नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे वैल्यू निकाली जाए R अपॉन डी की, R अपॉन डी की क्या वैल्यू आएगी, तो वैल्यू निकाली जाए, इसको उधर भेज दें, अगर हम लोग इस चीज़ को उधर भेज दें 1 को, तो देखो वैल्यू क्या आती है, आप आराम से कर सकते हो, इसको उधर भेज देंगे, वैल्यू उधर रखो, R अपॉन डी रखा, ठीक है। अब हमने किया क्या है, ये जो चीज़ें इसको इधर भेज दिया और उसको भी इधर भेज दिया, समझना अच्छे से बात, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं, हाँ यहाँ अल्फ़ा 1 अपॉन अल्फ़ा 2 और इसको क्या किया, 1 को उधर भेज दिया, ठीक है। सॉल्व किया, वैल्यू कितनी आई, R अपॉन डी आपकी कितनी आएगी, सॉल्व करोगे अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 अपॉन अल्फ़ा आपके कितना 2 आया वैल्यू। देखो यहाँ पर अल्फ़ा 1 अपॉन अल्फ़ा 2 था, ठीक है, बात सही है। 1 प्लस R अपॉन डी, 1 प्लस R अपॉन डी इतना हुआ, ठीक है, यहाँ तक भी बात सही है। आपका 1 प्लस R अपॉन डी हुआ, यहाँ तक भी बात सही है, बिल्कुल। यहाँ पर हमने देखो किया क्या, इसको जो 1 है, ये जो 1 था हमारा, हमने इसको इधर भेज दिया, ये जो 1 था हमारा, हमने इसको इधर भेज दिया, ठीक है। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 अपॉन अल्फ़ा 2 R अपॉन डी की। यहाँ तक पूरी बातें क्लियर होंगी, आपको क्या करना है, इतना नोट कर लेना, अच्छे से समझ में आया होगा। देखो आपको एक चीज़ बतानी है कि जैसे ये R अपॉन डी हमने लिया तो ये वैल्यू आई है, मतलब L1 अपॉन L2 लिया तो ये वैल्यू आई है, अगर आप L2 अपॉन L1 करोगे तो ये वैल्यू आएगी। इससे थोड़ी आसानी हो सकती है D की वैल्यू निकालने में, बाकी आप इससे भी निकाल सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। और ज़्यादा बड़ा लेक्चर ना, इसलिए हमने पेंडुलम वाली चीज़ पहले लिख ली है, ठीक है। इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, आपका समय ही बचेगा। पेंडुलम बेस्ड क्लॉक में होता क्या, मान लो हमने एक पेंडुलम वाला ये लिया है और ये मेटलिक का है, तो अगर हमने टेम्परेचर को राइज़ किया, टेम्परेचर बढ़ाया हमने, तो क्या होगा, ये कि इसमें एक्सपेंशन आएगा। एक्सपेंशन होने के बाद क्या होता है, जो आपका वॉच है, जो आपका टाइम है, वो स्लो कर देता है। क्यों, पहले 5 सेकंड में मान लो एक ऑक्सीलेशन हो रहा है, अब वही 10 सेकंड में हो रहा है, तो टाइम कम नहीं हो गया, समझो टाइम स्लो हो गया। मान लो पहले आधा घंटा आधे घंटे में हो रहा था एक्चुअली जैसे दुनिया में आधा घंटा होता है, लेकिन अब इसमें 1 घंटा लगे जा रहा है वो आधा घंटा होने में, तो क्लॉक को स्लो कर देता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, वही ना ये चीज़ होती है। पहले टेम्परेचर टाइम पीरियड क्या होता है, 1 ऑक्सीलेशन का ये, और बढ़ने के बाद ये हो जाता है। कैसे भाई, देखो बढ़ेगा कितना, इतना बढ़ेगा, L अल्फ़ा डेल्टा थीटा, थीटा हमने टेम्परेचर को यहाँ मान लिया, ठीक है। तो T डैश अपॉन T जो है आपकी वैल्यू ये इतनी आएगी। कैसे भाई, ये जो चीज़ है यहाँ पर आप रख के देख सकते हो, L 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ये जो इसमें कॉमन ले लो, L आपका 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी आएगी, यहाँ पर हमने रखा है, ठीक है। ये L डैश की वैल्यू है, इसको अगर आप स्मॉल कर लो ज़्यादा सही है, ठीक है। फिर हमने अपॉन करके इसकी ये वैल्यू निकाल ली। फिर आप सब जानते हो ये कैसे यहाँ पर आया, अगर x जो है मतलब वैल्यू बहुत कम बहुत छोटी होती है, जो मान लो 1 प्लस आपका 1 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है, n है, ये होता था। अगर n की ये जो x है बहुत बहुत छोटा है 1 से, तो आपका ये जो n है नीचे आ जाता था, ये चीज़ है। तो वही यहाँ पर ये अल्फ़ा नीचे आ गया है बस, ठीक है।
उसको सॉल्व किया, फिर टी डैश की वैल्यू इतनी आई, फिर आपसे डिफरेंस कोई पूछे यानी कि टी डैश माइनस टी, तो वो आपका इतना होगा। समझ में आई इतनी बात अच्छे से? ठीक है, ये चीज़ तो हम बता ही चुके हैं। एक टॉपिक और है जो बहुत आसान है, उसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट मेजरिंग स्केल का। डिफ़ॉल्ट यहीं पर देख लें क्या, ये चीज़ आप इतनी नोट करना, ठीक है, यहीं पर देख लेते हैं, फिर जल्दी से आपका लेक्चर ये आज का ख़त्म होगा, फिर हम कल मिलेंगे। तो डिफ़ॉल्ट स्केल मान लो एक स्केल है ये आपका, यहाँ पर है इसमें मान लो 50, 60, 70, ठीक है, ऐसे ऐसा करके है, और यहाँ पर कितना 40। अब क्या होगा, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। मान लो कोई चीज़ आपने इससे नापी वो है 80 सेंटीमीटर, और जब आपने इसको एक्सपेंड कर दिया वही चीज़ अब कितनी होगी, 60 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये 40 को इधर आ जाए, 30 वो इधर आ जाए, 60 इधर आ जाए, बढ़ जाएंगे, मतलब आगे ना थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसकी निकालने के लिए, आपकी जो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए होता क्या है, आपका सिंपल सा देखो होता क्या है, इसमें जो आप मेजर करते हो वैल्यू, और उसमें जो होता है आपका जो मतलब इसकी अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आपका होगा क्या, इसमें होगा क्या, मान लो यहाँ पर ये 60 आया है तो कम कितना पड़ गया, 20, तो आपको बस 20 इसमें क्या करना है, ऐड कर देना है, सिंपल सा, ठीक है। ये पता चलता है, मतलब ये आपका बस डिफ़ॉल्ट स्केल का एक टॉपिक है, इसमें कुछ इतना मेन नहीं है, समझ लो। यही मान लो अगर टेम्परेचर कम हो, कूल करो तो डिफ़ॉल्ट होगा, तो इसमें क्या होगा, मान लो 60 है, मान लो आना 60 है, आया कितना आपका, समझो अच्छे से बात, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या था 80 आना था, है ना, लेकिन आपका 60 है तो 20 ऐड कर दिया। इसमें 40 आना था, आया 60, तो आप क्या करोगे, 20 माइनस कर दोगे अगर कूल वाला होगा। तो इसमें नॉर्मल सा यही है, कुछ इतना इसमें बताना नहीं था। तो आज का क्या, हमने काफ़ी टॉपिक अभी कंप्लीट कर दिए हैं, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, तो आपको लेक्चर में बने रहना, ठीक है। स्पीड थोड़ी अच्छी रखते हैं, अगर किसी को लगता है स्पीड ज़्यादा है तो वो स्लो करके देख सकता है। स्पीड हम इसलिए ज़्यादा रखते हैं कि हमको जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, और कम समय में इसलिए करना है क्योंकि आजकल स्पैम अटेंशन इतना कम है, हम नहीं चाहते कि ज़्यादा बच्चा बोर हो, ठीक है। ज़्यादा या तो बहुत इंटरेस्टिंग से टॉपिक हो या बहुत अच्छा हो, बहुत लोगों को ये इंटरेस्टिंग नहीं लगता, देखो 99% को अच्छा लगे मैं तो कहता हूँ, लेकिन है क्या पता 50 लोग मन से देखते हैं, लेकिन 50% लोग मन से इतना नहीं देखते, तो उनके लिए हम थोड़ा कोशिश करते हैं कि जल्दी कर दें लेक्चर। फिर अगर थोड़ा सेटअप भी इतना अच्छा नहीं है, अगर हम धीरे धीरे सेटअप वगैरह अच्छा करेंगे आप लोगों की कृपा से, तो हम लेक्चर को ड्यूरेशन भी बढ़ाएंगे और सब कुछ अच्छा करेंगे। अभी आप क्या करोगे, इस पूरे के नोट्स बनाओगे और आप अपने क्वेश्चंस करोगे एनसीईआरटी के। हम अगले लेक्चर्स में मिलेंगे, सब जब तक आपको चैनल को सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर देना है। जय हिंद।